हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ छात्रावास अधीक्षक के लिए मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। जैसा कि दोस्तों आपका छात्रावास अधीक्षक एग्जाम में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसमें आपका कैलकुलेशन का स्पीड भी बढ़ेगा, जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ ही साथ दोस्तों आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने मॉक टेस्ट का सीरीज चालू किया हुआ है। इसी में दोस्तों आज का हमारा यह क्लास होगा मॉक टेस्ट का क्लास 4। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट का ही 3 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आप जा करके उन सभी क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है और उसी टाइप में आपको हॉस्टल वार्डन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फिर चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 4 वर्ष पूर्व ए व बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा। वर्तमान में ए बी एवं सी की औसत आयु 24 वर्ष है, तो सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, ये हमें पूछा गया। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। आप पहले एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप इस जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जैसे कि फर्स्ट का ए होगा या बी होगा, इस प्रकार से आप लिख करके कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए आप सभी इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या दिया है। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। ठीक है, कब का दिया गया दोस्तों हमें? 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व। देखिए मैं आपके समझने के लिए पहले क्वेश्चन को एक एक करके बिल्कुल आराम आराम से आपको समझाऊंगा, ताकि सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। क्या दिया है? 4 वर्ष पूर्व ए व बी की औसत आयु कितनी दोस्तों? 18 वर्ष थी। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व की बात है। तो देखिए यहाँ पर ये 4 वर्ष पूर्व की बात है, 4 वर्ष पहले की बात है। अगर हम इसी में वर्तमान का देखें, अगर हम इसी में वर्तमान का देखें तो देखिए इसके आयु में भी, चूंकि ये 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो इसके आयु में भी ये 4 जुड़ जाएगा, इसके आयु में भी 4 जुड़ेगा। देखिए दोनों की आयु में अगर 4 जुड़ेगा या फिर एक साथ 4 घटेगा, तो उसकी औसत में भी उतना ही परिवर्तन होगा, मतलब औसत में भी 4 जुड़ जाएगा। तो ये 18 में अगर मैं 4 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 22 वर्ष। मतलब वर्तमान में उन दोनों का औसत आयु कितना हो जाएगा दोस्तों? 22 वर्ष। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। तो देखिए वर्तमान में ए व बी की आयु का योग, ठीक है, ए व बी की आयु का योग अगर मैं निकालूं, आयु का योग, तो आयु का योग किस प्रकार से हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए ए और बी कितने परसेंट है? 2%। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का औसत कितना है? 22 वर्ष है, और ये 2% है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 22 गुणित 2, मतलब ये हो जाएगा 22 दूने 44 वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों वर्तमान में इन दोनों के आयु का योग। ठीक है, आयु का योग अलग होता है, आयु का औसत अलग होता है। अब देखिए उसके बाद फिर से आ जाइए, क्वेश्चन में क्या बोला है? वर्तमान में ए बी एवं सी की औसत आयु 24 वर्ष है। ठीक है, वर्तमान का ही दिया गया है हमें। वर्तमान में ए बी व सी, देखिए इन तीनों की औसत आयु कितना दिया गया है दोस्तों? 24 वर्ष। ठीक है, ए बी एवं सी की औसत आयु कितना है? 24 वर्ष। तो देखिए वर्तमान में ही मैं ए बी और सी की आयु का योग निकालूं, आयु का योग, आयु का योग, आयु का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए तो इनकी औसत आयु कितना दिया गया है? 24। तो ये हो जाएगा दोस्तों 24 गुणित 3, क्योंकि यहाँ पर ये 3% है, तो 24 गुणित 3 करने पर ये कितना आ जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 72। 24 दिया 72। अब देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा? हमें पूछा क्या गया है? सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? देखिए इस प्रकार से कंडीशन है, और हमें सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सी की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी और सी की आयु का योग हमें मिल गया कितना दोस्तों? 72 साल। ठीक है, उसके बाद ए और बी की आयु का योग हमें मिल गया 44 साल। तो देखिए ए बी और सी की आयु के योग से मैं ए और बी की आयु के योग को अगर मैं घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों? सी की आयु। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों? सी की आयु, सी की आयु, और ये आयु कौन सी होगी दोस्तों? वर्तमान आयु, क्योंकि हमने सभी का वर्तमान आयु निकाला है। ठीक है, तो सी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका 72 माइनस 44। ठीक है, 72 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों? 44।
तो ये कितना आ जाएगा 72 में से देखिए 44 को माइनस करने पर ये आ जाएगा दोस्तों आपका 28। ठीक है, कितना आ गया 28। अब देखिए कई बच्चे 28 को ही आंसर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें सिली मिस्टेक नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या निकला दोस्तों, सी की वर्तमान आयु। हमें क्या पूछा है, सी की आयु 4 वर्ष बाद। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हमें किसी की भी वर्तमान आयु पता रहेगा तभी हम उसका 4 वर्ष बाद या फिर 10 वर्ष बाद आयु कितना हो जाएगा ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 वर्ष बाद की आयु हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें वर्तमान आयु पता होना चाहिए। तो ये 28 साल हो गया दोस्तों, ये जो है सी की वर्तमान आयु है। तो यहाँ पर 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 4 वर्ष बाद। तो देखिए सी की वर्तमान आयु कितना मिला दोस्तों हमें 28। तो इसमें अगर मैं 4 जोड़ूंगा, क्योंकि इसमें 4 वर्ष बाद बोला है, तो 28 में से 4 जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा दोस्तों 28 और ये 4 कितना हो जाएगा 32 वर्ष। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर, जो कि आपको दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर। देखिए आपको समझाने के लिए इतना सारा चीज़ लिखना पड़ा है। ठीक है, अदरवाइज आप इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बनाइएगा। एग्जाम में आपको इस प्रकार से एक एक चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं जिनमें से 25 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत वजन 20 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत वजन 27 किलोग्राम हो तो संपूर्ण कक्षा का औसत वजन कितना किलोग्राम होगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए आज हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल के हैं। ठीक है, तो आप देखिए इजी लेवल का तो हम कर ही रहे हैं, उसके बाद हम मॉडरेट लेवल का भी कर रहे हैं। उसके साथ दोस्तों एक दो क्वेश्चन आपको एकदम हार्ड लेवल के भी दिखेंगे, क्योंकि इसी लेवल में आपको हॉस्टल वार्डन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी जो है वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिएगा, सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कक्षा है जिसमें 35 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं टोटल 35, 35 विद्यार्थी है जिनमें से 25 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। अब इस 35 टोटल स्टूडेंट में से क्या बोल रहे हैं दोस्तों 25 लड़के हैं, तो जाहिर सी बात है 35 में से अगर 25 लड़के होंगे तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या होंगी दोस्तों आपका 10। ठीक है, 25 लड़के और 10 लड़कियां, टोटल 35 विद्यार्थी में से। अब देखिए उसके बाद क्या बोला है, यदि लड़कियों का औसत वजन 20 किलोग्राम है। ठीक है, क्या बोला दोस्तों, लड़कियों का औसत वजन 20 किलोग्राम है। तो देखिए यहाँ पर मैं बॉयज़ और ये गर्ल्स करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए लड़कियों का औसत वजन कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए टोटल संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या दोस्तों टोटल 10, और क्या बोला कि इनका औसत वजन कितना हो जाएगा 20 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 लड़कियों का अगर मैं योग निकालूं, ठीक है 10 लड़कियों का अगर मैं योग निकालूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 10 गुणित 20। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10 गुणित 20, मतलब ये कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 200। ठीक इसी प्रकार अगर मैं लड़कों का योग निकालूं, देखिए लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या दोस्तों आपका 25, अगर मैं 25 लड़कों का योग निकालूं, ठीक है 25 लड़कों का जो भी आपको औसत दिया गया है, अगर मैं उसका योग निकालूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 25 गुणित, उसके बाद देखिए क्या बोला है, लड़कों का औसत वजन 27 किलोग्राम है। तो यहाँ पर 25 गुणित कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 27। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए 25 गुणित 27 करने पर ये कितना आएगा, देखिए 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175। ठीक है, ये हमारा बचा दोस्तों 5 बचा 17, उसके 25 दूने 50, 50 10 ये 60 और ये 7 कितना हो गया 67, कितना आ गया दोस्तों आपका ये 675। ठीक है, 25 लड़कों का योग कितना आ गया 675। अब देखिए इस प्रकार से अगर हमें दिया गया है तो संपूर्ण कक्षा का औसत वजन कितना किलोग्राम है ये हमें पूछा गया है। ठीक है, संपूर्ण कक्षा का औसत वजन जिसमें आपके लड़के भी आएंगे और लड़कियां भी आएंगी। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर जो भी औसत वजन होगा दोस्तों वही हमें निकालना है। तो देखिए टोटल, अगर मैं टोटल निकालूं, टोटल एवरेज निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, तो इसमें हम लड़कों की भी संख्या को भी शामिल करेंगे और लड़कियों की संख्या को भी हम शामिल करेंगे। ठीक है, इन दोनों की संख्याओं के योग को हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 200 धन 675। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल औसत निकाल रहे हैं तो औसत मतलब क्या हो जाता है, देखिए प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुल प्रेक्षणों का योग हो गया, लड़कों का योग और लड़कियों का योग। ठीक है, और कुल प्रेक्षणों की संख्या, तो कुल प्रेक्षणों की संख्या में हमें क्या लेना है,
हमें लेना है दोस्तों उसमें लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, जो कि हमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है। कितना दिया है दोस्तों? 35। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर इसको मैं जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 और ये 2 8, 875 बटे ये कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 35। इसको अगर मैं कटा दूँ तो ये कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 3 बच गए दोस्तों, ये भी आपका 5 सत्ते 35, ये आपका 2 बच गया। उसके बाद ये 5 पंचे 25, 175 बटे 7। ठीक है, ये आपका और कटेगा क्या? 7 से कटेगा, ये हो जाएगा 7 एकम 7, ये हो जाएगा दोस्तों 7 दूने 14। उसके बाद ये 3 बचा हमारी, ये आपका 35 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? 5। मतलब यहाँ पर देखिए टोटल एवरेज क्या निकला? ठीक है, संपूर्ण कक्षा का औसत क्या निकला दोस्तों? ये निकला आपका 25 किलोग्राम। कितना निकल गया दोस्तों? आपका 25 किलोग्राम, जो कि हमें दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। ये हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाइएगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बनेंगे। देखिए जिस भी क्वेश्चन में ट्रिक की ज़रूरत होगी, जिस भी क्वेश्चन में कंसेप्ट की ज़रूरत होगी, वहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और कंसेप्ट भी बताऊंगा। अगर आपको डिटेल में ट्रिक जानना है दोस्तों, देखिए आपका एवरेज से संबंधित जितना भी प्रकार का क्वेश्चन होता है, इन सभी में आपको जहाँ जहाँ भी ट्रिक का ज़रूरत होगा, ये चीज़ अगर आपको सीखना है तो फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको एवरेज वाला चैप्टर मिलेगा, वहाँ पर हमने बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है, ना कि सिर्फ एवरेज में, बल्कि आपका क्षेत्र मिति में, लाभ हानि में, प्रतिशत में। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ जितना भी चैप्टर है दोस्तों आपका हॉस्टल वार्डन में, जो भी सिलेबस में दिया गया है, सभी में हमने एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ समझाया हुआ है। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर के डिटेल में क्लास पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आपको फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, 1001 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले। बताइए अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं, बस हमें यहाँ पर एक ही चीज़ समझना होता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों आपका एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है या फिर इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो पहले आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो को रोक करके पहले आप इसका राइट आंसर हमें कमेंट कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को समझने का बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा। तो पहले आप कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए चलिए पहले हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हमें 10 और 50 का एलसीएम निकालना हो, ठीक है, 10 और 50 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा? 50। मतलब एलसीएम क्या होगा? 2 या 2 से अधिक संख्या का अगर हमें एलसीएम निकालना हो, तब एलसीएम क्या निकल के आता है दोस्तों? या तो वो सबसे बड़ी संख्या, जो भी आपको संख्या दी रहेंगी उसमें से सबसे बड़ी संख्या, या फिर आपको जो दोनों संख्या दिया रहेगा, ठीक है, दोनों संख्याओं से भी बड़ी संख्या। जैसे कि एक संख्या आपको 5 दिया है, एक संख्या दिया है दोस्तों आपका 7, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35। ठीक है, या तो बड़ी संख्या आएगी या फिर इन दोनों से बड़ी संख्या आएगी। मतलब एलसीएम जो है दोस्तों, जो भी हमें संख्या दिया रहता है उन सभी से बड़ी संख्या होती है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1001 पेन और 910 पेंसिल को विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिल सके। ठीक है, समान संख्या में उनको पेन भी मिले और समान संख्या में पेंसिल भी मिले। ठीक है, इन दोनों का संख्या देखिए समान होगा, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले, तो बताइए अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे। ठीक है, कितने स्टूडेंट होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें इसका क्या निकालना है दोस्तों, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं, 1001 और 910 का अगर मैं एलसीएम निकालूं, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों से काफ़ी बड़ा संख्या आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दोस्तों आपका काफ़ी छोटा छोटा संख्या दिया गया है, तो जाहिर सी बात है हम देख करके बता सकते हैं। हमें निकालना है दोस्तों इस क्वेश्चन में इन दोनों का एचसीएफ।
ठीक है। देखिए यहाँ से आपको दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं। देखिए एक प्रश्न बनता है दोस्तों आपका, जैसे कि आपको कंटेनर दे दिया रहेगा, ठीक है, आपको देखिए 50 लीटर का एक कंटेनर दे दिया रहेगा, एक कंटेनर दोस्तों आपको मान लीजिए 70 लीटर का कंटेनर दे दिया रहेगा, और आपको प्रश्न में बोल दिया जाएगा कि आप एक ऐसा पात्र निकालिए, ठीक है, जो इन दोनों को बराबर मात्रा में माप सके। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको शिक्षक भर्ती में, व्यापम के कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमें क्या करना रहता है दोस्तों, इन दोनों का एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम निकालेंगे 1001, हम निकालेंगे दोस्तों 1001, और ये 910 का एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए 1001 का हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो हम इसको इसके गुणनखंड में तोड़ देंगे। 1001 को अगर मैं इसके गुणनखंड में तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारा किससे जाएगा, 7 से, 7 1 7, 3 बच गया। उसके बाद ये हो जाएगा दोस्तों 7 चौक 28, उसके बाद ये आपका 2 बच गया, और ये 7 या 21। फिर ये आपका देखिए किससे जाएगा, ये आपका 13 से जाएगा, क्या बिल्कुल जाएगा, 13 एकम 13, 1 बच गया, 13 एकम 13। उसके बाद ये आपका किससे जाएगा दोस्तों, 11 से, ठीक है, ये आपका 11 से चला गया। अब उस ठीक इसी प्रकार देखिए आपके 910 किससे जाएगा, ये भी आपका 7 से जाएगा, क्या बिल्कुल जाएगा दोस्तों, ये 7 एकम 7। उसके बाद ये आपका 2 बच गया, 7 या 21, और ये आपका 0। फिर से ये आपका 13 से जाएगा, 13 एकम 13, और ये आपका 0, ठीक है। उसके बाद ये आपका किससे जाएगा दोस्तों, 10, ये आपका एक बार चला गया। अब देखिए एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या इन दोनों में कॉमन हो। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ गया दोस्तों, ये तो आपका एक 7 है, ठीक है, एक 7 आ गया। उसके बाद आपका ये 13 है, ठीक है, 13 भी दोनों में है, दोनों में संख्या होना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखिए 7 गुणित 13, उसके बाद देखिए इसमें 11 है, इसमें 11 नहीं है, इसमें 10 है, इसमें 10 नहीं है। मतलब 7 और 13 ही बस कॉमन निकल के आ जाएंगे। मतलब 7 गुणित 13 करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 सत्ते कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 91, 91, ठीक है, 13 सत्ते 91। कहने का मतलब 1001 पेन और 910 पेंसिल को विद्यार्थियों को हमें इस प्रकार बांटेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले। तो देखिए यहाँ पर अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे, अधिकतम आपको 91 विद्यार्थियों को ही आपको देखिए समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिल सकेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है दोस्तों, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत होती है, कोई आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को आपको पकड़ के चलना है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4, 2/3, 4/6 और 8/9 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, ठीक है, एलसीएम क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी बनाने का प्रयास कीजिएगा और सभी का कमेंट आना चाहिए, ठीक है। देखिए आप लोग कमेंट नहीं करते, तो देखिए सभी का कमेंट आना चाहिए आपको। आप पहले अपना खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खास करके जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो प्रतिदिन हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे क्लास से पढ़ रहे हैं, उनसे तो सभी क्वेश्चन बनने ही चाहिए, ठीक है। उनसे जो है सभी का आंसर कमेंट में आने चाहिए, क्योंकि इन सभी का मैंने बहुत ही अच्छा ट्रिक, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जो है क्लास में बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया है, 2/3, एक बार मैं आपके समझने के लिए लिख लेता हूँ, 2/3, 4/6 और ये 8/9। इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम, ठीक है, इसका हमें निकालना है एलसीएम। देखिए ये आपको भिन्न के रूप में दिख रहा है, कभी भी आपको भिन्न का एलसीएम निकालने बोले या फिर भिन्नों का एचसीएफ निकालने बोले तो देखिए इसका एक ही कंसेप्ट है दोस्तों। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक होता है दोस्तों भिन्न में, एक होता है आपका अंश, एक होता है आपका हर। ऊपर वाला होता है दोस्तों अंश और नीचे वाला होता है हर। देखिए कभी भी आपको एलसीएम निकालना हो किसका दोस्तों, भिन्न का, फ्रैक्शन का, ठीक है, भिन्न का अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों अंश का एलसीएम, ठीक है, अंशों का एलसीएम। और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, अपॉन में क्या हो जाएगा, हर का जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा आपका हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों फॉर्मूला। अगर यहीं पर हमें भिन्न का ही एचसीएफ निकालने बोल दिया जाए तो देखिए एचसीएफ में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो भी आपको निकालने बोलता है अंश का हमें वही चीज़ निकालना होता है। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अंश का एचसीएफ हमें निकालना है, अंश का एचसीएफ, और हर का क्या निकालना है दोस्तों, इसका जस्ट उल्टा, हर का एलसीएम। बस इतना सही कंसेप्ट है, इतना सही फॉर्मूला है, इस कंसेप्ट को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है,
2/3, 4/6 और ये 8/9 का हमें क्या पूछा है दोस्तों, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम में क्या क्या कंसेप्ट रहता है, इसमें हमें निकालना होता है दोस्तों अंश का एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए अंश क्या दिया गया है आपका, ये 2, 4 और ये 8। 2, 4 और 8 का एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल सा है। देखिए 2, 4 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 8, और ये बटे में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमने निकाला दोस्तों अंश का एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, हमारे ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हर का एचसीएफ 3, 6 और 9 का अगर मैं एचसीएफ निकालूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूं, तो इन तीनों से हाईएस्ट कॉमन कौन सा फैक्टर निकलेगा, ये निकलेगा दोस्तों आपका 3। मतलब 3, 6 और 9 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों आपका 8/3। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अगर आपको ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट पता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल 5 से 10 सेकेंड में ही बना सकते हो। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन जो है सभी से बनना चाहिए, क्योंकि आपके छात्रावास अधीक्षक में पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्या दिया है, ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों रुपए 200 की बचत करते हैं तो ए की आय क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा इसके लेवल को समझना है। तो देखिए सभी कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी का कमेंट आना चाहिए। और इन सभी क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो आप वहां पर जाकर के जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। कोई सा भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको टेलीग्राम का लिंक जो है पहले मिलेगा। अब देखिए दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन में। देखिए ऐसे क्वेश्चन को देख करके कई बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का फॉर्मूला नहीं लगाना, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है हमें ठीक वैसा ही करते जाना है। देखिए क्या दिया है, ए तथा बी की आय का अनुपात। देखिए कभी भी हमें इस प्रकार से अनुपात दिया रहता है तब हम दोनों की आय अलग अलग मान करके चलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम ए और बी की आय, माना देखिए माना ए व बी की आय। यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर इन दोनों का अनुपात कितना दिया गया, 3:2, तो देखिए ए की आय को हम मानेंगे दोस्तों 3x। ठीक है, ए की आय मानेंगे हम 3x और बी की आय को हम मानेंगे 2x। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है। ठीक है, यहाँ तक को पहले आप भूल जाइए। यदि दोनों रुपए 200 की बचत करते हैं, अब देखिए ए जो है, ए की आय कितना है दोस्तों 3x। ए अगर 200 रुपये बचत करेगा, कितने में करेगा, इसी 3x में। ठीक है, ए जो है 3x रुपये कमा रहा है। ठीक है, 3x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ए जो है 3x के रुपये कमा रहा है, इसमें से वो 200 रुपये की बचत करता है। बी जो है 2x रुपये कमा रहा है, इसमें से भी ये 200 रुपये की बचत करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यही चीज़ हमें बोला गया है, 200 रुपये की बचत करता है, तो ए की आय क्या हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ए तथा बी की आय का अनुपात। ठीक है, इन दोनों का अनुपात हमें कितना दिया है दोस्तों, 3:2। ए की आय को हमने माना 3x, बी की आय को हमने माना 2x, इन दोनों का अनुपात। ठीक है, यही चीज़ हमें प्रश्न में बोला है। ए की आय को हमने माना 3x, बी की आय को हमने माना 2x और इन दोनों का अनुपात, क्योंकि ये जो है आपको अनुपात के रूप में दिया गया है। अब उसके बाद देखिए मैंने अभी आपको बताया था ए जो है 3x रुपये कमा रहा है, अब ये इसी 3x में से वो 200 रुपये की बचत करता है। ठीक है, 200 रुपये वो बचा करके अपने पॉकेट में रख लेता है। मतलब 3x जो इसका टोटल इनकम है, इसमें से अगर इसने 200 रुपये बचा करके अपने पॉकेट में रख लिया, ठीक उसी प्रकार बी भी वही काम करता है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों ए का, ये हो जाएगा आपका बी का। आपके समझने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो देखिए बी जो है आपका 2x रुपये कमा रहा है, इसमें से ये भी आपका 200 रुपये बचा करके अपने पॉकेट में रख लेता है। इस कंडीशन में ठीक है, यहाँ पर जो है यही इसका खर्च है। ठीक है, इतना रुपए वो बचा रहा है, उसके बाद जो भी बचेगा वो उसका खर्च होगा। ठीक है, और इसी खर्च का अनुपात हमें कितना दिया गया है दोस्तों, ये हमें दिया गया है आपको ये 5/3। ठीक है, यही खर्च का अनुपात हमें यहाँ पर देखिए, तथा खर्च का अनुपात हमें 5/3 दिया गया है। बस देखिए इतना सही हमें कंसेप्ट क्वेश्चन में बोला गया है, यही चीज़ हमें बोला गया है, कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर सिंपल सा हमें तिर्यक गुणा कर देना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर आपको a की आय और b की आय बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। बस इतना सा काम करना है और ये प्रश्न आपको छात्रावास अधीक्षक 2016 में पूछा गया है। ठीक है, कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पर देखिए इसको अगर मैं तिर्यक गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 × 9x माइनस
3 दूने 600, कितना हो गया दोस्तों आपके 3 दूने 600। ठीक इसी प्रकार बराबर ये 5 दूने 10x माइनस 5 दूने 10, कितना हो गया दोस्तों 5 दूने 10, और ये हो गया दोस्तों आपका 20, मतलब ये 1000। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9x और ये 10x, 10x में से अगर मैं 9x को माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ये x। ठीक है, एक एक स्टेप हम डायरेक्ट भी करते चलेंगे। यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपके ये 1000 और ये 600। ठीक है, 1000 में से अगर मैं 600 को जो 1000 जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, 9x को अगर मैं इधर भेज रहा हूँ तो 1000 जो है इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये 1000 जो है आपका प्लस में हो जाएगा। मतलब 1000 में से अगर मैं 600 को माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 400। मतलब x का मान कितना आ गया आपका 400। देखिए कितना ईजी साइज का सॉल्यूशन है। तो x का मान कितना मिल गया दोस्तों 400। अब उसके बाद देखिए प्रश्न में क्या बोला है, इस प्रकार से वो बचत करते हैं तो a की आय, ठीक है, a की आय को हमने कितना माना था दोस्तों 3x। ठीक है, a की आय को हमने कितना माना था 3x, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3 गुणित x का मान कितना निकला है 400, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 तिया 1200। कितना आ गया दोस्तों आपके ये, सॉरी माफ कीजिएगा ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 3 चौक 1200। कितना हो गया दोस्तों आपके 3 चौक 1200, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, यहीं पर अगर आपको b की आय पूछ दिया होता तो तब के कंडीशन में b की आय कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए b की आय हमने कितना माना है 2x, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2 गुणित x का मान 400। ठीक है, मतलब ये 4 दूने 800। तो यहाँ पर देखिए हमें दोनों की आय मिल गई दोस्तों, a की आय 1200, b की आय 800, दोनों जो है आपको ऑप्शन में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है, दोनों का आंसर आपको ऑप्शन में मिलेंगे। लेकिन हमें पूछा क्या गया है दोस्तों, हमें पूछा है ए की आय। ए की आय है हमारे पास 1200। यहाँ पर देखिए 1200 कहाँ दिया है आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस प्रकार से आप प्रश्नों को बनाइएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए क्या दिया है कि एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसकी माप 24 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाए तो इस तरह बनने वाले बेलन का अधिकतम आयतन क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्या बोला दोस्तों, एक आयताकार कागज कुछ इस प्रकार से आपके पास देखिए कोई आयताकार कागज है, कुछ इस प्रकार से आयताकार कागज है। अब इसकी माप हमें देखिए दिया गया कितना दोस्तों 22 सेंटीमीटर, मतलब ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों आपके 22 सेंटीमीटर, और ये छोटा वाला कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि लंबी भुजा की तरफ से अगर इस कागज को मोड़ा जाए, यहाँ पर देखिए ये लंबी भुजा की तरफ से अगर हम इस तरफ से हम इसको ऐसे मोड़ना चालू करेंगे, ठीक है, इस साइड से अगर हम इसको मोड़ना चालू करेंगे तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बन जाएगा आपका बेलन। ठीक है, और हमें इसी बेलन का आयतन क्या होगा ये चीज़ निकालना है। तो फिर बनाने का प्रयास कीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। बेलन का आयतन क्या हो जाता है, उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, ये सारा चीज़ पहले आप इसमें बनाइए, पहले आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ही। चलिए देखिए यहाँ पर हमें इस प्रकार से कोई आयताकार कागज दिया हुआ है, उसको हम इस 22 सेंटीमीटर की ओर से फोल्ड करना चालू करते हैं। ठीक है, तो ये फोल्ड हो करके ये किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, ये बन जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से बेलन के जैसे। ठीक है, ये बन जाएगा दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से बेलन के जैसे। यहाँ पर देखिए इसकी हाइट, बेलन की हाइट दोस्तों कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों आपका 15 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगी दोस्तों 15 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि हम इस साइड से इसको ऐसे मोड़ना चालू कर रहे हैं। ठीक है, इतना कंसेप्ट तो आपको पता ही है। उसके बाद देखिए ये आपका बन गया दोस्तों बेलन, हमें निकालना है बेलन का आयतन। ठीक है, हमें निकालना है दोस्तों बेलन का आयतन, वॉल्यूम। तो बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेलन में आपका हाइट होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हाइट। ठीक है, तो ये बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए हमें ये हाइट पता है क्या, बिल्कुल पता है। आर का वैल्यू पता है क्या, आर का वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमें निकालना होगा दोस्तों उसके लिए आर। ठीक है, हमें निकालना होगा आर की वैल्यू। तो हम रेडियस कहाँ से निकालेंगे, देखिए इसको हमने फोल्ड किया तो ये आपका एक बेलन के जैसे बन गया। ठीक है, और ये आपको एक वृत्त के जैसे दिख रहा है। ठीक है, बेलन में जो है ऊपर और ये नीचे सर्कल के टाइप का होता है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका रेडियस। ठीक है, यहाँ पर ये आपको ये वृत्ताकार जो दिया गया है, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों इसका रेडियस आर, मतलब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगी इसकी परिधि। ठीक है, ये हो जाएगी दोस्तों इसकी परिधि, मतलब यहाँ पर देखिए ये वृत्ताकार बेलन की परिधि क्या हो जाएगी दोस्तों, परिधि मतलब क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए परिधि
परिधि का मान परिधि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि का मतलब वो जितना राउंड घुमा, ठीक है, जितना राउंड घुमा। मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये आपका एक वृत्त है, आपके समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको बनाता हूँ। देखिए ये आपका एक वृत्त है, यहाँ से अगर मैं चलना चालू किया, ये चल करके वृत्ताकार पथ पर यहीं पर ये वापस आ गया, मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पर हम इसमें क्या चीज़ कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, हम निकालेंगे इसकी परिधि। इसकी परिधि ही क्या हो जाएगी दोस्तों, इसका डिस्टेंस वृत्ताकार पथ में। ठीक है, तो इसको हम फोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कितने को हम फोल्ड कर रहे हैं, तो ये जो 22 सेंटीमीटर का आपको लेंथ दिया गया है, इसी चीज़ को हम फोल्ड कर रहे हैं। मतलब यही 22 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी दोस्तों, इस वृत्त की परिधि। ठीक है, इस वृत्त की परिधि देखिए, ये जो 22 सेंटीमीटर है, ये वृत्ताकार में फोल्ड होकर के कुछ इस प्रकार से बन गया। ठीक है, तो वृत्त की परिधि कितना मिल गया दोस्तों, ये मिल गया 22 सेंटीमीटर। बिल्कुल आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए आर का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ दोस्तों। ये हो जाएगा आपके 22 बटे, ये हो जाएगा दोस्तों 2 गुणित पाई। ठीक है, 22 बटे 2 गुणित पाई। तो यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके 22 बटे 7। 7 जो है ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ये 7 जो है ऊपर चला गया, यहाँ से ये 22 और ये 22 कैंसिल हो गया। तो आर का वैल्यू हमें क्या मिल गया दोस्तों, आर का वैल्यू मिल गया हमें 7 बटे 2। ठीक है, आर का वैल्यू हमें मिल गया दोस्तों 7 बटे 2। और यही चीज़ हमें निकालना था बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 बटे 7। पाई का मान जो होता है 22 बटे 7, और ये गुणित आर का वैल्यू हमने क्या निकाला, 7 बटे 2। तो 7 बटे 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 7 बटे 2 का 2 बार गुणा। ठीक है, 7 बटे 2 का 2 बार गुणा। और ये हाइट हमारे पास कितना है, तो आपका देखिए 15 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका ये 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, और ये कितने बार में कटेगा, 11 बार में। अब उसके बाद देखिए ऊपर में हमारे पास कितना बचा दोस्तों, 11 गुणित 7 गुणित 15, और ये बटे में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, मतलब 11 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 77। 11 सत्ते हो गया दोस्तों आपका 77। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 77 गुणित 15, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। मैं इसका पीडीएफ शेयर करूँगा, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, पहले देखिए मैं आप ध्यान से समझते चलिएगा। पहले हमने इसका परिधि निकाला, उसके बाद आयतन निकाला। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको आप बिल्कुल ध्यान में दीजिएगा, अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया दोस्तों 77 गुणित 15 बटे 2। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, 77 गुणित 15 करूँगा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 सत्ते होता है आपका 105 5। ठीक है, उसके बाद 15 सत्ते 105, और ये 10 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ये 115। ठीक है, ये हो गया आपका 1155, और ये बटे में 2। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारे 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा दोस्तों 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 सत्ते 14, कितना बचा आपका ये 1, मतलब ये 577 से ही 1 बटे 2। ठीक है, ये निकल गया दोस्तों आपका 577 से ही 1 बटे 2। और यहाँ पर हमने क्या निकाला है, यहाँ पर हमने निकाला है दोस्तों बेलन का आयतन। आयतन क्या होता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाता है दोस्तों आपका घन सेंटीमीटर। स्क्वायर आपका वो अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल का यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होता है आपका वर्ग सेंटीमीटर। आयतन अगर हमें निकालना हो तो ये होता है दोस्तों आपका घन सेंटीमीटर। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 577 से ही 1 बटे 2 किस में दिया गया है, 577 से ही 1 बटे 2 घन सेंटीमीटर, ये दिया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, यदि किसी सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए ये आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मैं आपको पहले हिंट के तौर पर बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए कोई भी आपको सिलेंडर दिया गया है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका क्या हो जाएगा, ये होता है आपका 2 पाई आर एच, चूँकि ये सिलेंडर के आकार में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हाइट भी रहेगा, तो इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमें क्या पूछा गया, इसका आयतन। तो इसका आयतन, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका आयतन होता है दोस्तों, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जो भी हमने पिछला क्वेश्चन में देखा था
कोई भी सिलेंडर आपका बेलन के ही आकार में होता है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, अब सभी से बनना चाहिए, सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। चलिए देखिए क्या दिया है, यदि किसी सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पर दोस्तों सिलेंडर करके दिया गया है, ये आपका बेलन ही है, ठीक है, ये आपका बेलन ही है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है 352 वर्ग सेंटीमीटर। अभी हमने देखा था इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है आपका 2 पाई आर एच, जिसका मान हमें दिया गया है 352 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए हमें, देखिए सबसे हमें पहले लास्ट में क्या निकालना है दोस्तों, इसका आयतन, ठीक है। आयतन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए दोस्तों रेडियस और हमें चाहिए हाइट। देखिए उसके बाद प्रश्न में क्या दिया है, उसके आधार की त्रिज्या, ठीक है, मतलब ये हमें रेडियस दिया गया है। रेडियस कितने दिया है दोस्तों, आपका 8 सेंटीमीटर, मतलब आर का वैल्यू हमें दिया है, लेकिन हमें एच का वैल्यू चाहिए, मतलब हाइट चाहिए। तो यहाँ से मैं हाइट निकाल सकता हूँ, क्या हाइट बराबर क्या हो जाएगा, ये 352, ये हो जाएगा दोस्तों 352 बटे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 गुणित आर का मान कितना है दोस्तों, ये 8 गुणित पाई का मान क्या हो जाएगा, ये 22/7, 22 और ये 7 जो है ऊपर चले जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हमें कटाना है, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए अगर मैं इसको 11 से कटा दूँ, ये 11 दूने 22, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 11 तिया 33, ये हो गया 11 तिया 33, उसके बाद 2 बच गया, 11 दूने 22, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 8 एकम 8, ये 8 चौक 32, ये हो जाएगा दोस्तों 2 दूने 4 और ये 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइट कितना मिल गया दोस्तों, हाइट मिल गया हमारे 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये हाइट कितना निकल गया दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान है, बस आपको बिल्कुल ध्यान से इसको कटाना है। उसके बाद हमें देखिए क्या निकालना है दोस्तों, इसका आयतन। आयतन क्या हो जाता है, अभी हमने देखा था इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों, बेलन का देखिए आयतन क्या हो जाएगा, ये निकल करके आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का मान क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका 22/7 गुणित आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 8 का स्क्वायर, मतलब ये 8 गुणित 8 और ये एच मतलब ये हाइट, हाइट का मान कितना निकाला है अभी हमने 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से देखिए 7 से 7 कट गया, मतलब यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर बचा 22 गुणित 8 अट्ठे 64, ठीक है, 22 गुणित 64। यहाँ पर देखिए 22 गुणित 64 करने पर ये कितना आ जाएगा आपका, 22 चौक कितना हो जाता है दोस्तों 88, 88 की 8, ठीक है, बचा 8। उसके बाद 22 गुणित 6 करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 132, ठीक है। 132 में अगर मैं 8 को जोड़ूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 132 में 8 जोड़ने पर ये आ जाएगा आपका 140, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया दोस्तों, ये 140, ठीक है। यहाँ पर ये कितना आ गया दोस्तों 1408, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, चूंकि हमने निकाला दोस्तों आयतन, तो आयतन का अभी मैंने आपको बताया था ये क्या होता है दोस्तों, इसका यूनिट। देखिए इसको मैं यहाँ पर फिर से एक बार लिख लेता हूँ, यहाँ पर कितना मिला दोस्तों, इसका आयतन, ठीक है, ये निकला आपका 1408 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए कहाँ पर दिया गया है 1408 घन सेंटीमीटर, ये दिया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए आपका। देखिए खास करके क्षेत्र मिति से जितना भी होता है दोस्तों, आपका ये घन हो गया, घनाभ हो गया, आयत हो गया, ठीक है, आपका ये बेलन हो गया, ठीक है, इन सभी का फॉर्मूला बिल्कुल आप मुखाग्र करके याद कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए क्या दिया है, एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरा करता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए कोई सा भी साइकिल का पहिया है दोस्तों, वो 44 किलोमीटर चलने में, ठीक है, अगर वो 44 किलोमीटर चल रही है तो 44 किलोमीटर चलने में वो 5000 चक्कर पूरा करता है। तो देखिए पहिए की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, मतलब पहिए का साइज कितना बड़ा हो जाएगा। कोई सा भी देखिए साइकिल है, अब इसकी देखिए इसका जो भी पहिया होगा इस प्रकार से होगा, ये हो गया दोस्तों साइकिल का पहिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी कोई त्रिज्या होगी आर। अब क्या बोला है कि वो 44 किलोमीटर की स्पीड से चलने पर, ठीक है, वो 5000 चक्कर पूरा करता है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने देखा था कोई से भी आपका देखिए कोई से भी पहिया हो, ये क्या होता है दोस्तों, अगर एक स्थान से वो चलना आरंभ करके वो वृत्ताकार पथ पर अगर वहीं पर वो आती है, मतलब वो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसकी परिधि, वो क्या हो जाएगी दोस्तों, उसकी परिधि। ये चीज़ हमने अभी सीखा था, मतलब परिधि, ये जो आपको जो भी पहिया दिया गया दोस्तों, इस पहिए की परिधि क्या हो जाएगी दोस्तों, इसके एक चक्कर के बराबर, ठीक है, ये हो जाएगी दोस्तों इसके एक चक्कर के बराबर।
मतलब ये जो पहिया है एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है, मतलब ये इसकी परिधि के इतना चक्कर लगाने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सबसे पहले हम एक चक्कर का निकालेंगे, ठीक है, एक चक्कर या फिर इसकी परिधि, एक चक्कर या फिर इसकी परिधि, एक चक्कर चलने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पर देखिए पहिया जो है वो 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरा करती है। 44 किलोमीटर में वो 5000 चक्कर पूरा करती है। इस प्रकार से हमें प्रश्न में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 44 जो है वो किलोमीटर में है, ऑप्शन में देखिए आपको ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमेशा आप यूनिट को ध्यान दीजिएगा। तो ये 44 किलोमीटर है, इसको पहले हम मीटर में चेंज करते हैं, तो ये 1000 मीटर का 1 किलोमीटर, इसलिए ये हो गया दोस्तों गुणा में 1000। अभी तक यहाँ पास ये आपका मीटर तक पहुँचा, ठीक है, हमें लाना है दोस्तों सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर आपका होता है दोस्तों 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम करेंगे दोस्तों 100 से गुणा, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए ये आपके 3 जीरो से ये आपके 3 जीरो कट गया, यहाँ पर से 5 एकम 5, और ये कितने बार में कटेगा दोस्तों, ये 20 पंचे 100, मतलब ये कितना हो गया दोस्तों 44 गुणित 20, ठीक है। 44 गुणित 20 करने पर देखिए मैं लिख देता हूँ 44 गुणित 20, 44 गुणित 20 करने पर ये कितना हो जाता है दोस्तों आपके 44 दूने 88, कितना आ गया 44 दूने 88 और ये जीरो, ठीक है। मतलब एक चक्कर लगाने पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये आ गया दोस्तों आपके 880। चूँकि ये इसको हमने कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में लाया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सेंटीमीटर में। मतलब एक चक्कर लगाने में वो 880 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, जो भी आपका पहिया है। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि एक चक्कर जो है दोस्तों कोई सा भी पहिए का एक चक्कर हो जाता है दोस्तों उसके परिधि के बराबर। मतलब एक चक्कर लगाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 880 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और यही एक चक्कर क्या हो जाएगा दोस्तों इसके परिधि के बराबर, ठीक है। ये जो आपको पहिया दिया गया है इसके परिधि के बराबर। तो देखिए यहाँ पर ये जो पहिया दिया गया दोस्तों ये आपका वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी दोस्तों, ये होता है आपका ये 2πr, ठीक है, जिसका वैल्यू हम चाहे तो इसको परिधि भी मान सकते हैं, हम चाहे तो इसको इसका एक चक्कर मान सकते हैं, ठीक है। तो इसकी परिधि कितना हो जाएगा दोस्तों 2πr, जिसका वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा ये 880, क्योंकि एक चक्कर घूमने में वो 880 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। बस इतना सही कंसेप्ट है इस प्रकार के प्रश्न में। देखिए यहाँ पर हमने कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं किया, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ समझा रहा हूँ, बस उसी कंसेप्ट को आप समझते चलिएगा। इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछता है। देखिए इसमें एक प्रश्न और बनता है, आपने देखा होगा टीचर भर्ती में कि एक गाय है, उसको हमने खूंटे से बांध रखा है। अब गाय क्या कर रही है दोस्तों, यहाँ पर ये एक वृत्ताकार पथ पे वो चल रही है। देखिए ये जो है इसकी किसी रस्सी से हम उसको बांधेंगे, यही रस्सी क्या हो जाएगा दोस्तों उसका रेडियस। अब ये गाय क्या कर रही है दोस्तों, ये वृत्ताकार पथ पे घूम घूम के चारा चर रही है, ठीक है, वृत्ताकार पथ पे घूम घूम के चारा चर रही है। तो यहाँ से भी आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या फिर उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा गया है। इसी बेस्ड में हमारे ये जो क्वेश्चन है दिया गया है, सेम इसी बेस्ड पे इसी कंसेप्ट पे बनेगा, इसीलिए मैं इतना लंबा चौड़ा आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन आपका लंबा चौड़ा नहीं है, बस मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही चीज़ लंबा चौड़ा है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं रेडियस निकालूँ, आर का वैल्यू निकालूँ, तो ये आर का वैल्यू कितना निकलेगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपके 880, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 2π, मतलब ये हो जाएगा आपके 2 गुणित पाई का मान दोस्तों 22/7, मतलब ये 7 जो है ऊपर चले जाएगा। यहाँ पर हमें इसको क्या कर देना दोस्तों, कटा देना है। 22 दूने 44, ये हो जाएगा दोस्तों 44 से कम 44, 44 दूने 88, और ये आपका जीरो, मतलब आर का वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों, ये निकल गया 7 दूने 14, ये हो गया दोस्तों 140 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो आपका पहिया है इसका रेडियस कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 140 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा राइट आंसर। चलिए फिर अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए देखिए क्या दिया है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन इस प्रकार से प्रश्न जो है दोस्तों हमें क्वेश्चन में घुमा देते हैं, ठीक है, हमें एग्जाम में घुमा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, साधारण ब्याज की किस दर से, मतलब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आर की वैल्यू निकालना है। कोई भी धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। देखिए कोई भी धन 10 वर्ष में 50 गुना हो जाएगा, कोई भी धन 20 वर्ष में 100 गुना हो जाएगा,
कोई भी धन 150 वर्ष में 1 लाख गुना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर हमें पूछ दिया जाए तो इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये प्रश्न आप जो है विद इन सेकेंड में बनाएंगे। ठीक है, विद इन सेकेंड बनाएंगे, बिल्कुल एक लाइन में आपका आंसर आएगा। तो फिर इसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही ईजी है। इस प्रकार से आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ पर अगर हमें कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दर निकालना हो और कोई भी धन दोस्तों कोई भी वर्ष में अगर बोल रहा है कि वो 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, तब की कंडीशन में हमारा ट्रिक क्या होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जितना गुना बोला रहेगा, कितना गुना बोला दोस्तों, ये 2 गुना। ठीक है, 2 गुना बोला है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 2, 3 गुना बोला रहता तो यहाँ पर हम लेते 3, 10 गुना बोला रहता तो यहाँ पर हम लेते दोस्तों 10। ठीक है, जितना गुना बोला रहेगा उसमें से हमें क्या कर देना है दोस्तों, हमें 1 कम कर देना है। ठीक है, उसमें से हमें 1 कम कर देना है और ये बटे में क्या करेंगे दोस्तों, जितने वर्ष में। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए 2 गुना हो रहा है, कितने वर्ष में हो रहा है दोस्तों, 8 वर्ष में। तो जितने वर्ष में दिया रहेगा उसको हमें ले आना है दोस्तों नीचे में। बस इतना सही ट्रिक है, कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये हमेशा निकालते हैं दोस्तों प्रतिशत में। तो इसको प्रतिशत में लाने के लिए इसमें हम करेंगे 100 से गुणा। यहाँ पर देखिए 2 में से 1 गया तो ये 1 आ गया दोस्तों, ये बटे में 8 और ये गुणित में 100। ठीक है, मतलब ये कितना आ गया दोस्तों, 100 बटे 8, ये हो जाएगा दोस्तों 4 दूने 8 और ये 25 चौक 100, मतलब ये आ गया दोस्तों 25 बटे 2। 25 का आधा कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका 12.5। 25 का आधा 12.5, मतलब ये 12.5%, जो कि दिया गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, देखिए एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। देखिए कोई से भी साधारण ब्याज का ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज का दिया रहेगा तभी। ठीक है, वैसे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, सिलेबस में इस बार का जो नया सिलेबस है उसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज की किस दर से, ठीक है, हमें निकालना है दोस्तों दर से कोई भी धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। जितना गुना हो जाएगा दोस्तों उसको हम लिख लेंगे, उसमें से हम 1 कम कर देंगे। अगर यही चीज़ बोला होता कि 8 वर्ष में 50 गुना हो जाता तो यहाँ पर हम लिखते 50 माइनस 1। ठीक है, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, जितना वर्ष में रहेगा उसी को हम लिखेंगे बटे में। उसके बाद इसको हमें कर देना दोस्तों गुणा में 100। यहाँ पर निकल जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न। देखिए सेम प्रश्न जो है दोस्तों उसने व्यापम ने भी रिपीट किया हुआ है, हमने भी रिपीट किया हुआ है और हॉस्टल वार्डन को जो एग्जाम होगा वहाँ भी रिपीट होगा। ठीक है, तो इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या दिया है, अगले 10 वर्ष में ब्याज की किस दर पर धनराशि 2 गुना हो जाएगी। उसी क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। मतलब ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। अभी हमने देखा दोस्तों हम घर से स्कूल यहाँ से जाएंगे, उसके बाद इस प्रश्न के हिसाब से हम घर से स्कूल थोड़ा सा इस प्रकार से जाएंगे। बस इतना सा घुमाया गया है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा बनेगा, आप सभी इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला, ब्याज की किस दर से, मतलब हमें निकाला दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अभी मैंने देखिए क्या बताया था आपको, जितना गुना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए धन राशि वो 2 गुना हो जाएगी बोला गया है, मतलब जितना गुना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, उसमें से 1 कम। उसमें से हमने किया दोस्तों 1 कम, और कितने वर्ष में वो 2 गुना हो रहा है, तो वो हो रहा है दोस्तों 10 वर्ष में। ठीक है, वो हो रहा है 10 वर्ष में 2 गुना, तो ये बटे में हो जाएगा दोस्तों 10 और ये गुणा में क्या हो जाएगा आपका 100। बिल्कुल आसान सा है, 2 में से 1 गया तो 1 बटे 10 और ये गुणा में 100। ठीक है, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आर के वैल्यू कितना निकल के आ गया दोस्तों, ये निकल गया आपका 10%। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी में। देखिए विद इन सेकेंड हमसे ये क्वेश्चन बन गया। तो उम्मीद है आप सभी को हमारा क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आप हमारे क्लास पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों को भी शेयर करते चलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।